हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान से टॉप 40 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और यह सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। और इसमें हम लोग 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और यह इस वीडियो का पार्ट 1 है। प्रत्येक पार्ट में हम लोग 40 क्वेश्चन अर्थात 40 प्रश्न देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकॉन है उसे भी बजा दें ताकि इस तरह से एजुकेशन से वीडियो आप तक सबसे पहले मिलता रहे। और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का क्वेश्चन 1 है दोस्तों, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन 1 है दोस्तों, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है अर्थात वास्तविक वस्तु का आभासी मतलब काल्पनिक है। वास्तविक वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है? उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में या इनमें से सभी? तो दोस्तों, उत्तल दर्पण में भी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है क्योंकि उत्तल में तो हमेशा काल्पनिक बनता है, समतल में भी हमेशा काल्पनिक बनता है और अवतल में काल्पनिक वास्तविक दोनों बनता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनमें से सभी में बन जाएगा आभासी प्रतिबिंब। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, क्योंकि उत्तल में हमेशा प्रतिबिंब आभासी अर्थात काल्पनिक बनता है, समतल में भी बनता है और अवतल में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। इसलिए इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है अर्थात तो दोस्तों हमेशा सीधा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? तो दोस्तों याद रखेंगे कि समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनते हैं, मगर अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा दोनों बनते हैं। यहाँ आपसे प्रश्न पूछ रहा है हमेशा सीधा, इसलिए हमेशा का है तो क्या हो जाएगा दोस्तों समतल और उत्तल। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा होती है। याद रखेंगे जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी दोस्तों? तो उल्टा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये सभी एग्जाम के लिए ही भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ज़रूर प्रश्न आएंगे। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों अगला प्रश्न है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। दोस्तों वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन दर्पण बनाता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, मगर यहाँ ऑप्शन देखेंगे दोस्तों तो यहाँ अवतल दर्पण में छोटा, बराबर और बड़ा तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और समतल में बराबर प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण यहाँ ऑप्शन डी है दोस्तों। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी, क्योंकि छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण भी बनाता है और उत्तल दर्पण, समतल तो बराबर प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। याद रखेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। हमेशा कहेगा तो अवतल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अवतल में छोटा, बराबर और बड़ा तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, मगर यहाँ आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब तो अवतल दर्पण भी बनाता है और उत्तल हमेशा छोटा बनाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ऑप्शन ए है आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, ऑप्शन बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है और ऑप्शन सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है और ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों प्रकाश के परावर्तन नियम यही कहता है कि कोई आपतित किरण है जो कोई सतह पर आ रही है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। और यह सतह से टकराकर
पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसे आर से सूचित करते हैं दोस्तों। और प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। देखिए दोस्तों अभी जो समझा है वही क्वेश्चन आ गया। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है और कैसा बनता है, काल्पनिक। क्योंकि अभी बात समझाया दोस्तों कि जब भी सीधा प्रतिबिंब आभासी अर्थात काल्पनिक होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा सीधा और आभासी होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका। याद रखेंगे परितारिका है जो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसे आइरिस भी कहते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। हाँ दोस्तों, कह रहा है प्रश्न कि सूर्योदय अर्थात जब सूर्य उगता है और सूर्यास्त जब सूर्य अस्त होता है उस समय सूर्य का गोल कैसा दिखाई देता है। तो उस समय दोस्तों सूर्य का गोल चपटा दिखाई देता है। याद रखेंगे चपटा दिखाई देता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो दर्पण कैसा होगा। तो देखिए दोस्तों कह रहा है हमेशा सीधा, तो सीधा प्रतिबिंब उत्तल में भी बनता है और समतल में भी बनता है। हमेशा सीधा उत्तल और समतल दोनों में बनता है, मगर यहाँ आपसे कह रहा है दोस्तों आकार में वस्तु के बराबर। तो आकार में वस्तु के बराबर सिर्फ और सिर्फ समतल में बनेगा, क्योंकि उत्तल में तो छोटा बनता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 9 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब होता है। हाँ दोस्तों, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो अभी समझाएं समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, काल्पनिक होता है, बराबर होता है। ऑप्शन में देखिए क्या है, तो काल्पनिक ऑप्शन में है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे दोस्तों, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपसे। और यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं है। तो दोस्तों कह रहा है कि किस पदार्थ से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है, जल से बन सकता है, उपयोग हो सकता है लेंस की तरह, प्लास्टिक से भी हो सकता है, कांच से भी हो सकता है, मगर मिट्टी से नहीं होगा दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है दोस्तों, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। याद रखेंगे उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। और लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, डायोप्टर होता है। याद रखेंगे लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर, और इसे डी से सूचित करते हैं। और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक देख रहे हैं दोस्तों, आ गया लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो अभी बताया दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा, डायोप्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। हाँ दोस्तों, आप जब भी देखे होंगे जब कोई भी बर्तन हो या बाल्टी हो वह पानी से भरा हुआ हो तो उसका गहराई कम दिखाई देता है, वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखता है। मगर अगर हम उसमें कुछ डालते हैं या हाथ डालते हैं तो ज़्यादा गहरा है। क्यों, किसके कारण से उसकी गहराई कम दिखाई देती है, तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है। याद रखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है। हाँ दोस्तों, उसी प्रश्न का एक और उदाहरण है। उसी प्रकार से दोस्तों
मछली भी रहेगी, तालाब में मछली रहेगी जो वास्तविक स्थान पर नहीं दिखाई देती है, सब उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो कह रहा है पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखती है, कारण क्या है? तो अपवर्तन ही कारण है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। हाँ दोस्तों, दर्पण की चौड़ाई इसको कहते हैं दोस्तों। मान लीजिए कोई दर्पण है, अवतल दर्पण है, और यह हो गया इसका प्रधान अक्ष। तो जो यह चौड़ाई है इसको क्या कहते हैं? तो इस चौड़ाई को द्वारक कहते हैं, याद रखेंगे, द्वारक। इसे दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? तो द्वारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। हाँ दोस्तों, जो डॉक्टर नाक, कान, गले इत्यादि की जांच करते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? इसे इस प्रकार से पूछ सकता है, ENT विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, या इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जाँच के लिए डॉक्टर क्या प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, या ENT विशेषज्ञ अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा का पूर्णांक है। तो दोस्तों हीरा का पूर्णांक 2.42 होता है, याद रखेंगे, 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। तो दोस्तों जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण लगा हो रहता है वो किसके कारण लगा रहता है? दोस्तों किस लिए वो लगा रहता है? वो अपने चेहरा नहीं देखता है, वो वाहन की पीछे के वाहन की स्थिति देखता है। और ध्यान देंगे दोस्तों, उसमें कौन दर्पण का प्रयोग किया जाएगा? तो वैसा दर्पण का प्रयोग किया जाएगा जिसमें हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि पीछे से बहुत सारे गाड़ी आ सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी दिखाई आ सकते हैं, तो उसको पूरा प्रतिबिंब हमको दर्पण में दिखना है। तो कौन दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों? तो उत्तल दर्पण का, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है। इसलिए क्वेश्चन 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल 40 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। वीडियो कुछ लंबा हो जाएंगे, मगर लंबा रहेंगे मगर बेहतर रहेंगे दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों टॉर्च हो गया, गाड़ी का हेडलाइट हो गया, ये सभी क्या करते हैं? एक जगह प्रकाश को मिलाते हैं। ये जगह क्या करते हैं दोस्तों? मिलाते हैं। तो टॉर्च से किस प्रकार की प्रकाश पुंज की प्राप्ति होगी? तो टॉर्च से संसरित प्रकाश पुंज की प्राप्ति होगी, क्योंकि टॉर्च से इस प्रकार से प्रकाश पुंज निकलेगा दोस्तों। टॉर्च हो गया, गाड़ी का हेडलाइट हो गया, इस प्रकार से निकलेगी, एक जगह मिलते हुए दिखाई देगी। तो इस प्रकार के प्रकाश पुंज को क्या कहते हैं? संसरित प्रकाश पुंज कहते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। हाँ दोस्तों, जो आँख में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, वह उल्टा प्रतिबिंब बनता है, याद रखेंगे, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और वह तंत्रिका कोशिका द्वारा दिमाग में जाता है, और इसके कारण से वह सीधा प्रतिबिंब हम लोग को दिखाई पड़ता है। मगर जो नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह क्या बनता है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक रहता है। इसलिए आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र लेंस में संयोजन की क्रिया होती है, किसके द्वारा होती है दोस्तों? तो नेत्र लेंस में संयोजन की क्रिया सिलियरी मांसपेशी द्वारा होती है। याद रखेंगे, कोई भी लेंस है, नेत्र है, देख सकते हैं, आकृति बना देते हैं दोस्तों, इस प्रकार से मान लीजिए। तो इसमें जो लेंस रहता है यह सिलियरी मांसपेशी द्वारा जुड़ा रहता है, यही सिलियरी मांसपेशी है। तो नेत्र लेंस में संयोजन की क्रिया किसके द्वारा होता है? तो सिलियरी पेशियों द्वारा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नेत्र का निकट बिंदु है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, किसी भी नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आँख की पुतली परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है, एक दरवाजा की तरह काम करती है।
तो याद रखेंगे आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, तो परिवर्ती द्वारक की भांति। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है। दोस्तों जनरली जो मनुष्य होते हैं उसकी नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है, तो अनंत होता है। सामान्य मानव का नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है, अनंत पर होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। याद रखेंगे दोस्तों, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को ही हम पर्दे पर उतार सकते हैं। इसलिए 27 का सही आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा मात्रक है। हाँ दोस्तों, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, KWH। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का। याद रखेंगे ऊर्जा का किलोवाट घंटा मात्रक है। दोस्तों प्रतिदिन हम लोग इसी प्रकार से सभी विषय का सेट देखेंगे। इसलिए अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल का आइकॉन है उसे भी बजा दें, ताकि अपलोड होते के साथ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है दोस्तों, तो वह टंगस्टन का होता है, जो टंगस्टन का बना होता है, जिस पर देख सकते हैं जो बल्ब रहेगा इस प्रकार से। मान लीजिए बल्ब है, तो यहाँ पर जो ये रहता है दोस्तों, तो यह जो है यह टंगस्टन का बना होता है। तो बल्ब का, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन का। इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है दोस्तों। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, ओम प्रति मीटर नहीं, ऑप्शन बी है ओम प्रति मीटर। मतलब प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब क्या होता है दोस्तों, ओम मीटर। इसको संकेत में, सिंबल में ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। याद रखेंगे, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न को एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार से होते हैं। तो इसमें 2 को हम बताते हैं दोस्तों। एक होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये दोनों में, एक में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, एक में उत्तल लेंस। देख सकते हैं एक यहाँ उत्तल है, एक अवतल है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, निकट में ज़्यादा शब्द है और लेंस में किस में ज़्यादा है, तो अवतल में। इसलिए यह ध्यान देंगे कि जब भी निकट दृष्टि दोष कहे तो अवतल लेंस का प्रयोग होता है और दूर दृष्टि दोष कहे तो उत्तल लेंस, क्योंकि निकट में ज़्यादा अक्षर है और अवतल में भी ज़्यादा है। इस तरह से एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा होता है। इसलिए अब समझ गए होंगे दोस्तों कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, निकट है तो अवतल लेंस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। तो अभी बताएं दोस्तों, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होता है, तो उत्तल लेंस। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। इसी प्रकार तो आयरिस फैलता है दोस्तों, तो पुतली क्या होता है, छोटा हो जाता है। तेज प्रकाश में अगर पूछे आयरिस क्या होता है, तो फैलता है, बड़ा होता है, फैलता पुतली क्या होती है, छोटा हो जाती है। इसलिए आपका प्रश्न है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है, तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 कहता है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन के एक और तरह से पूछ सकता है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय में 4 मिनट। हाँ दोस्तों, जब सूर्यास्त और सूर्योदय का दे तो 4 मिनट का अंतर होता है, वास्तविक से 4 मिनट अधिक होता है। मगर यहाँ कह रहा है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त। जो वास्तविक सूर्यास्त होने का समय है और जो हो रहा है उसमें कितने समय का अंतर होता है। तो सूर्यास्त ही दोस्तों 2 मिनट का सूर्यास्त में और 2 मिनट का
सूर्योदय में, तो 2 कितना हो गया दोस्तों 4, मगर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सूर्यास्त कह रहा है, तो कितने मिनट का अंतर होगा, तो लगभग 2 मिनट का अंतर होगा। याद रखेंगे 2 मिनट, ऑप्शन ए। अगर यही कहते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त तो 4 मिनट का अंतर होता है, मगर यहाँ सिर्फ और सिर्फ सूर्यास्त है इसलिए 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष वाली आंखों को साफ साफ देख सकती है। ध्यान देंगे दोस्तों, दूरदृष्टि दोष हो या निकट दृष्टि, ये दोनों उल्टा चलता है, अपोजिट चलता है। जौन दृष्टि दोष रहे, जिस दृष्टि दोष रहे उसके अपोजिट होता है। अगर दूर दृष्टि दोष है तो उसको दूर स्पष्ट दिखाई देगी, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो यही प्रश्न कर रहा है दोस्तों कि दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, तो दूर दृष्टि दोष वाली आंखें दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों मानव नेत्र में जो प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे ही अंध बिंदु कहते हैं, वहाँ पर कोई काम नहीं होता है प्रकाश के लिए, इसलिए याद रखेंगे मानव नेत्र में जो प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे अंध बिंदु कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में होता है, दोस्तों अभी फिगर के माध्यम से समझाए थे, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। याद रखेंगे मानव नेत्र में उत्तल लेंस होते हैं, और थोड़ा सा समझदारी से, थोड़ा सा दिमाग से एग्जाम में बनाए, क्योंकि देख सकते हैं उत्तल दर्पण भी दिया हुआ है। आपको सही जवाब होगा उत्तल लेंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। तो हाँ दोस्तों, सूर्य उदय और अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि सूर्य ज़्यादा दूर पे रहते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, और इसके कारण से हमें सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज हम लोग कुल 40 क्वेश्चन देखें, 40 प्रश्न देखें, इसी प्रकार से प्रतिदिन देखेंगे दोस्तों। पार्ट 2 जल्द ही आएगा फिजिक्स से, सभी विषय का इसी प्रकार से सेट आपको उपलब्ध होते रहेंगे। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, क्योंकि आप जिस प्रकार से कमेंट करेंगे उसी के अनुसार वीडियो बनाने में कुछ मज़ा आता है दोस्तों, कि आपके काम हम आए। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।